Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Math। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जो पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स पढ़ेंगे। सिलेबस डिस्कशन अगर आपने नहीं देखा है तो सिलेबस डिस्कशन मैंने किया हुआ है, जाकर के आप एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, वहाँ पे डिस्कशन पूरा अच्छे से किया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, मैंने रोड मैप भी बताया हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से, क्योंकि मैकेनिक्स की डिमांड थोड़ी ज़्यादा हो रही थी कि सर मैकेनिक्स पहले पढ़ाइए। ठीक है, तो मैकेनिक्स पहले पढ़ते हैं, साथ ही साथ पैरेलल में आपका डिफरेंशियल चलेगा। डिफरेंशियल आराम से हो जाएगा क्योंकि उसका कोर्स कम है, मैकेनिक्स में थोड़ा ज़्यादा कोर्स है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि है ना। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका स्टैटिक्स का है, जो आपकी बुक्स में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, दैट आर स्टैटिक्स। और जो सेकेंड पार्ट है इज़ आर डायनेमिक्स पोर्शन। अब यहाँ पर स्टैटिक्स और डायनेमिक्स क्यों दो पार्ट्स में मैकेनिक्स डिफरेंशिएट की गई है, अलग अलग की गई है। देखिए, मैकेनिक्स जो वर्ड है वो मशीन से आया हुआ है। मशीन से मैकेनिक्स कैसे बन रहा है आप समझिएगा। देखिए, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में सिर्फ दो तरह के ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, एक जो रुके हुए हैं या फिर एक जो चल रहे हैं, जो मूविंग पोजिशन पे हैं। जो रुके हुए ऑब्जेक्ट्स हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर एट रेस्ट एंड रेस्ट पे हैं और किसी तरह के फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब रेस्ट पे होने के साथ साथ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसा क्या मतलब है? ठीक है, रेस्ट पे मतलब रुके हुए हैं, और रुके हुए भी अगर मैं आपसे एक बात करूं, एक सिंपल से सब्सटेंस की बात करूं, एक बॉल ले लेता हूं, ठीक है, और उसको, वो बॉल एम मास का है, ठीक है, और वो रुका हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं रुकी रहती। उस पर अगर वो अर्थ पे रखी है तो इसका मतलब उस पर एक इफ़ेक्ट जी कर रहा होगा, जिसे जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हो, है ना। अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिस फोर्स से जो आपकी पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स उस पर लग रहा होता है। आपको लग रहा होता है कि वो रुका हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर के, इस सब्सटेंस के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जिन पार्टिकल से वो बना होगा, वो खुद में एक दूसरे से किसी तरह का अट्रैक्शन फोर्स से तो जरूर जुड़े होंगे। ठीक है, भले वो एक जगह पर रखा हुआ है, एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये भले ही वो आपका बॉल रुका हुआ है, लेकिन इंटरनली कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं वो ये हैं। तो मैंने इसीलिए बात की स्टैटिक्स में किसकी बात करें, रेस्ट पे होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स और किसी तरह के फोर्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, डायनेमिक्स में सीधी सी बात है, मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, है ना, रेस्ट पे नहीं होगा, है ना। रेस्ट पे नहीं होगा मतलब उसकी वेलोसिटी या स्पीड उस समय ज़ीरो नहीं होगी। यहाँ पे वेलोसिटी रेस्ट पे, स्टैटिक्स पे ज़ीरो होगी, इसमें मूविंग होगा। ठीक है, मूविंग है, मूविंग के साथ साथ किसी तरह के फोर्स को वो एक्सपीरियंस करता है अगर, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिस भी पार्ट में आते हैं मैकेनिक्स के, वो पार्ट आपका डायनामिक्स कहलाता है, डायनामिक्स बोला जाता है उस पर। ये तो बहुत सारे तरीके से इसमें आप कैसे, जब मूविंग ऑब्जेक्ट है इसका मतलब वो मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा होगा, सीधी सी बात है, बिना फोर्स के तो वो मूव करेगा नहीं, कोई ना कोई फोर्स आपने उसे ज़रूर दिया होगा, है ना। तो कई तरीके के फोर्सेस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स तो ठीक है, क्लियर है कि क्या होता है, कैसे स्टैटिक रुके हुए ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड है, और कैसे डायनेमिक्स मूविंग फोर्स है, मतलब कोई भी चीज़ कैसे मूविंग में है, और मूविंग है तो वो कैसा फोर्स उस पर लग रहा होगा। ठीक है, अब ये दोनों पार्ट्स पढ़ लिए। जो स्टार्ट है हम लोग का इस बुक का वो है स्टैटिक्स है। ठीक है, स्टैटिक्स में क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। स्टैटिक्स स्टार्ट करते हैं, मैकेनिक्स का फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स। देखिए, जो स्टैटिक्स का फर्स्ट जो पॉइंट है, जो फर्स्ट चैप्टर बोल सकते हैं आप, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स में हम लोग ये मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो में कवर करना है, इसे ख़त्म करना है। फर्स्ट पॉइंट जो है, बेसिक कंसेप्ट अभी पढ़ने वाले हैं। बेसिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई पूरी आपकी स्टैटिक्स में वो बेसिक कंसेप्ट ज़रूर अप्लाइड होंगे, है ना। और हर प्रूफ में, हर आपके शॉर्ट ट्रिक में कोई ना कोई बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर आने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लेते हैं शुरुआत से, एकदम बिल्कुल ज़ीरो से बता रहा हूँ, जिससे कि आप सभी को क्लियर हो कि क्या पढ़ा। भले ही आपने फिजिक्स नहीं भी पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो भी आप इसे रिलेट कर ले जाओ। इस वजह से बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
सो फर्स्ट यू वेरी वेल नो दैट कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स के बारे में डेफिनेशन पढ़नी है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी तरह के पुश जब किसी चीज़ को ढकेलते हो और पुल जब खींचते हो, दो तरीके के वर्क जब आप करते हो, किसी चीज़ को ढकेलते हो चाहे किसी चीज़ को खींचते हो, तो ऐसे दोनों केसेस में आप क्या कर रहे होते हो, फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है। कि सो इसका डेफिनेशन भी होता है, अ पुश और पुल इफ़ अप्लाइड ऑन सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस में अगर ये पुश या फिर पुल आप करते हो, चाहे तो उसे ढकेल रहे होते हो चाहे तो उसे खींच रहे होते हो, दोनों केसेस में जब भी आप किसी सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल, किसी भी चीज़ पे लगा रहे होते हो, ठीक है, तो क्या हो रहा होता है, वहाँ पर एक उसकी प्लेस में चेंज आता है, किसी तरीके का चेंज जरूर आता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप एक रबर की बॉल लो और उसे पुश करो, रबर की बॉल लिए आप पुश करें, आप माइंडली आप सोचिएगा, पुश करेंगे तो उसका सीधी सी बात है, उसका जो शेप होगा हल्का सा बदलने की कोशिश करेगा, क्योंकि रबर की बॉल, इसीलिए मैंने बोला। आपने पुश किया तो उस समय आप एक सिर्फ ताकत लगा रहे होते हो, उसे ही फोर्स कहते हैं, ठीक है। और आपने लेट्स से कि आपने एक वायर लिया, ठीक है, वायर लेट्स से स्प्रिंग लिया, ठीक है, आपने स्प्रिंग लिया, अब एक तरफ से इधर से आप खींच रहे हो और लेफ्ट से भी आप खींच रहे हो, तो होगा क्या, ये जो इसके इसके जो राउंडिंग्स हैं, इस वायर के राउंडिंग्स हैं, वो और छोटे छोटे हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे, मतलब और ये आपकी स्प्रिंग पहले से थोड़ी ज़्यादा लेंथ की हो जाएगी, है ना, ठीक है, वो तो पता ही चलता है, ठीक है। तो फोर्स क्लियर है, क्या होता है, पुश या फिर पुल को ही फोर्स कहा जाता है, ठीक है। और जब कोई भी लेट्स से कोई भी सब्सटेंस पे फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो या फोर्स उस पर लगा हुआ है, लेकिन उसकी जो प्लेस है वो चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स वहाँ पे ज़ीरो हो रखा होगा। वैसे तो ये कंडीशन अभी इक्विलिब्रियम की है, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो वहाँ पे हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, अगर वो प्लेस चेंज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब इंटरनल टोटल जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो ज़ीरो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वेट क्या होता है, उसे भी समझ लेते हैं। वेट क्या है, देखिए, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराऊँ, ठीक है, लेट्स से कोई एम मास है, कोई भी सब्सटेंस का एम मास है और उसमें फ्रीली फॉल कराता हूँ, तो वो क्या होगा, अर्थ, मैंने ऐसे उसे छोड़ दिया, ठीक है, सिंपली एक कुछ हाइट पे लेके गया और छोड़ दिया, सो वो क्या होगा, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक अर्थ पे वो आकर टकरा जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई ना कोई फोर्स है जो उसे खींच रहा है, और दैट इज़ आर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो एम तो है ही, साथ ही साथ जी अप्लाई हो रहा है, तो एम के साथ जब जी अप्लाई हो रहा है आपका, सो आप ये कह सकते हो एम को जी टाइम्स, एम और जी साथ में अप्लाइड हो रहा है, इसी का मल्टीपल आपका वेट, वेट कहलाता है, इसे वेट कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। सो अल्टीमेटली वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, है ना। अगर सीधी सी बात है, आप खुद सोचिए, आप लेट से किसी के ऊपर गिर जाते हैं, ठीक है, गिरे हैं आप, आपने किसी को पंच नहीं मारा है, पंच मारने तब तो फोर्स लगा दिया आपने, लेकिन आप किसी के ऊपर गिर गए, तो क्या आपने उसको फोर्स लगाया, नहीं, आपने तो उसे चोट लगा दी, भले ही गिरे आप उसके ऊपर। अल्टीमेटली मैं बात करूं, आपका वेट जो था वो एक तरीके से उस पर फोर्स की तरह एक्ट किया और उसे चोट लग गई। पंच से भी आप मार करके उसे चोट पहुंचा सकते थे, बट आप उसके ऊपर सीधे सीधे कूद गए, ठीक है, आपने उसको मारा नहीं, लेकिन आपका वेट उसको ऑटोमेटिक चोट पहुंचा देगा, सो दैट वेट विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है, ये भी एक फोर्स होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पे जी की वैल्यू आपको लर्न रखनी है, क्योंकि थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेट करते हैं हम लोग, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं वो समझनी चाहिए हम लोग को। जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। आप वेट का फॉर्मूला W = mg लर्न रख सकते हो, ठीक है, और फोर्स का भी आप फॉर्मूला लर्न रख सकते हो, मन हो तो याद रखिए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एफ इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सिलरेशन ए। पता है आपको ये, अल्टीमेटली अगर मैं बताऊं आपको, एफ और डब्लू एक जैसे ही लगते हैं मुझे, बताऊं कैसे, देखो बताता हूँ। यहाँ पे जो ए फॉर एक्सेलरेशन होता है आपका,
ये भी एक तरह का, जैसे आप लोग जितने लोग भी बाइक या स्कूटी चलाते होगे आप लोग जानते होगे, एक होता है एक्सीलरेटर जो आपके राइट हैंड साइड में होता है ना। उसे एक्सीलरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उससे आपकी स्पीड थोड़ी सी एक्स्ट्रा तेज या कम आप कर सकते हो। तो वहाँ पर ए जो होता है वो एक तरीके से जी की तरह इफेक्ट करता है, लेकिन वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब आपकी गाड़ियाँ हॉरिजॉन्टल चलती हैं ना, आपके रोड्स पे चलती हैं, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल होता है आपका एक्सेलरेशन। और वही चीज़ जब आप वर्टिकली डाउनवर्ड्स जाते हो, मतलब जी का इफेक्ट तो नीचे की तरफ लगता है, तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, और वर्टिकल है ये, ठीक है। तो इसे जी ले लिया जाता है, ठीक है ना। सो एक तरीके से एम फॉर्मूले में यहाँ पे भी है और एम फॉर्मूले में यहाँ पे भी है, और जी और ए दोनों एक जैसे ही हैं, तो एफ और डब्ल्यू एक जैसा हो गया, इसीलिए मैं डब्ल्यू को क्या बोल रहा था, एक फोर्स बोल रहा था, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, प्रूफ्स पढ़ेंगे, तो उनमें ये काम आ जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा आप इसे एक बारी माइंड में धीरे धीरे रखते रहें और पढ़िएगा ज़रूर क्योंकि ज़रूरत है इसकी, ठीक है। टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन क्या है आपको बताते हैं। देखिए अगर लेट्स से आपने क्या किया, किसी भी बॉडी को पुल कर रहे हैं, मतलब कोई एक बॉडी है, एक बॉडी मान लेते हैं एम है, लेट्स से, ठीक है। एम मास की एक बॉडी है, इसका मास कितना है एम, ठीक है। आप इसे खींच रहे हो किसी स्ट्रिंग की मदद से, धागे की मदद से मान लेते हैं, खींच रहे हो आप इसे, ठीक है। लेट्स से यहाँ से ऐसे करके धागा है, आप इसकी मदद से या स्प्रिंग की मदद से आप इसे खींच रहे हो, ठीक है, पुल कर रहे हो, है ना। तो इस पर क्या होगा, जो इसे एक तरह का फोर्स अप्लाइड होगा, इसको लगेगा, इस एक्सपीरियंस करेगा कि मुझे कोई खींच रहा है, तो उसे आप एक वर्ड दोगे जिसे बोलते हैं टेंशन, ठीक है। ये टेंशन हम लोग को भी बहुत होता है, मतलब आप लोग को भी होता होगा कि एग्ज़ाम आ रहा है, अब मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, पढ़ाई की तरफ खिंच जाना चाहिए मुझे, है ना, पढ़ाई की तरफ खिंच जाना चाहिए। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ टेंशन। आप बोलते भी होगे कि यार टेंशन बहुत है, पेपर आने वाले हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट पॉइंट आपका टेंशन ये है। एंड सेकेंड एक चीज़ और, अगर वही सेम मास है आपके पास, ठीक है, ये सेम मास है, लेकिन अब इस बारी आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको खींचा नहीं जा रहा है, आपको प्रेस किया जा रहा है, किसी भी एक तरीके की रॉड ले लो, ठीक है। रॉड से क्या कर रहे हैं, इसको इधर साइड में आप पुश कर रहे हो, दबा रहे हो इसे। अब सीधी सी बात है, अभी मैंने बात की थी कि बॉल लिया और बॉल को, रबड़ की बॉल को दोनों तरफ से मैं प्रेस कर रहा हूँ, तो उसे ऐसा लगे कि मैं कंप्रेस हो रहा हूँ, मैं दब रहा हूँ, ठीक है। जब आपको लगता है कि कंप्रेस हो रहे हो, आप दब रहे हो, कोई आपको एकदम बिल्कुल कि 3D से 2D में बदलने वाला है, आपको एकदम चिपका दे रहा है बिल्कुल ही। सो एट दैट टाइम यू यूज़ दैट वर्ड विच इज़ थ्रस्ट, ठीक है, उसे थ्रस्ट बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, टेंशन क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, कि मैं वहाँ पे आगे यूज़ करूँगा तो आपको पता रहे कि हाँ सर कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है जो कि बहुत और इम्पोर्टेंट मुझे लगा, इसे भी मैंने ले लिया है, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन भी जो है आपका, वो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी इसे कहा जाता है। यू कैन से दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो आपका एक्शन एंड रिएक्शन है, ठीक है। सीधी सी बात है। देखिए बहुत ही सिंपल से आपको बात बताता हूँ कि आपने कभी ट्राई किया होगा कि चलो दीवार पर एक पंच मारते हैं, ठीक है। आप पंच मारते हो, आपको चोट लगती है, क्यों चोट लगती है आपको? आपने क्या किया, आपने किसी भी एक वॉल को लिया एंड आपने एक फोर्स लगाया एफ, ठीक है। लेट्स से ये एक वॉल है, आपने फोर्स लगाया, है ना, और फोर्स लगाने पे आपने भी एक फोर्स एक्सपीरियंस किया, आपने लेफ्ट से राइट लगाया और एक फोर्स और भी आपको दिख रहा है, एक्शन फोर्स आपने किया, मतलब आपने एक्शन किया, और उधर से भी एक फोर्स आया एफ आर विच इज़ कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में भी चोट लगी, वो चोट किस वजह से लगी, केवल आपने मारा होता उसे तो सिर्फ उसे चोट लगनी चाहिए थी ना, आपके हाथ में भी क्यों चोट लगी? सो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ द रिएक्शन। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है कि टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए, टू एवरी एक्शन देयर इज
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मतलब जितने पावर से आप उसे मारने वाले हो आपके हाथ में भी एग्जैक्ट उतनी ही पावर की चोट लगेगी। हाँ, आप कहोगे सर कि हम लोग मार तो देते हैं, चलिए रॉड से मार देते हैं उसको, उसके सर पे रॉड से मार देते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ। मतलब आपने क्या किया, रॉड से उसके पैर में मार दिया। ठीक है, अभी रॉड तो भाई बहुत सॉलिड है, रॉड को आपने हाथ से पकड़ रखा है, हाथ में उतनी चोट नहीं रख लगने वाली है। और आपने जहाँ उसको मारा है या फिर किसी ऐसी प्लेस पे मारा जो बहुत ही नाजुक है, तो उसे चोट तो ज़्यादा लगी जाएगी, लेकिन जितना फोर्स आपने उसके ऊपर अप्लाई किया है सेम उतना ही फोर्स आपके हाथों में भी आएगा। अब आपका हाथ मजबूत है तो आपके हाथ में चोट उतनी पता नहीं चली, लेकिन उसका वो प्लेस या वो बॉडी का पार्ट बहुत नाजुक है तो उसे चोट ज़्यादा पता चली। ठीक है, लेकिन लगेगा सेम। ठीक है, और इक्वल एंड अपोजिट क्यों मैंने बोला, उसकी डायरेक्शन जस्ट आप पे लगेगी आके। लेट से आपने 90 डिग्री बनाते हुए इस पर ऐसे मारा, तो आपको जस्ट अपोजिट उसी डायरेक्शन में आपको एक फोर्स इक्वली लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। लेट्स से कि हम लोग एक फिर से सब्सटेंस लेते हैं या बॉडी लेते हैं, एम मास की बॉडी है। ठीक है, और उस बॉडी में हम कई सारे फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं। एक फोर्स लगाया मैंने F1, ठीक है, F1 फोर्स लगाया, एक और मैंने फोर्स लगाया F2, ठीक है, एक और मैंने फोर्स लगाया F3, ढेर सारे ऐसे कई सारे F4 F5 बहुत सारे लगा दिए, कोई बात नहीं। तो ओवरऑल ये पक्का 10 टू मूव करेगी, मतलब मूव करने वाली है। सो नेट, भाई सीधी सी बात है, किसी भी काम को सिंगल एक पर्सन करता है तो उसे टाइम ज़्यादा लगेगा। या आपसे बोला जाए किसी चीज़ को आपको उठाना है तो सिंगल आप उठाओगे तो आपको ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। वही सेम ऐसे ही पावर वाले 4 लोग लग गए तो सब में क्या होगा, वो जो उसका पावर होगा सब में चारों में डिवाइडेड हो जाएगा। यानी सबको आप कम कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम कम पावर लगानी पड़ेगी। सो यानी नेट फोर्स जो निकल के आएगा यहाँ पे कैपिटल F, इस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव करने लगेगी, इसी डायरेक्शन में मूविंग पोजीशन पे आ जाएगी, है ना। और ये जो आपका नेट फोर्स है यहाँ पे, जिसे रिजल्टेंट भी बोलते हैं, यू कैन से दैट रिजल्टेंट और नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स भी आप बोल सकते हो। क्या आ जाएगा ये, कैपिटल F इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। और अगर मैंने कहा कि n नंबर ऑफ फोर्सेस लगाए हैं, बहुत ढेर सारे फोर्सेस लगाए हैं, तो अगर मैं बात करूँ ढेर सारे फोर्सेस हैं, सो F इज इक्वल टू सारे फोर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, F1 F2 F3 डॉट 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 जितने भी फोर्सेस होंगे, लेट से n नंबर ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लगा दिया आपने, सबका एडिशन आ जाएगा और सबका रिजल्टेंट निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा ठीक, अब आते हैं जो मेन टॉपिक है आपका, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 11th या 12th में फिजिक्स में पढ़ा ही हुआ है ना, 11th में ही पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो अब वो चीज़ यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, तो थोड़ा सा समझने वाली बात है, समझना भी चाहिए आप लोग को। चलिए उसको बताता हूँ, उसका प्रूफ भी है, वो भी समझते हैं। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा एक कोई पॉइंट है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट है और ये पॉइंट क्या है, एक बॉडी का पॉइंट है। ठीक है, और इस पॉइंट में दो फोर्सेस अप्लाइड हैं। दो फोर्सेस कैसे लग रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में अप्लाइड है और लेट्स से उसका मैग्नीट्यूड जो है वो P है। मैग्नीट्यूड क्यों बोल रहा हूँ, लेट्स से मैंने बोला कि 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, मैंने बोला पावर उसकी 10 न्यूटन है, फोर्स समझते हो आप। ठीक है, कोई ना कोई पावर होगी उसकी, है ना। और उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, लेट से O से लेकर के A की तरफ की डायरेक्शन है, A मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, और इसी पॉइंट पे O पे ही एक और मैं आपका फोर्स लगा देता हूँ और उसकी डायरेक्शन मैंने इधर को रखी है और इसको मैं Q मान लेता हूँ। ठीक है, उसका क्या है, जो मैग्नीट्यूड है वो Q है। ठीक है, अच्छी बात है। सो ये दोनों जो मैंने साइड बनाई है, मैं इसको थोड़ा सा पूरा कर ले रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ
कि इसे पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं। मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, और जैसा ये आपका OQ है वैसा ही मैंने यहाँ पे भी बना लिया। ठीक है, इसे B पॉइंट नेम दे देता हूँ और इसे C पॉइंट दे देता हूँ। क्लियर। अब एक चीज़ बात समझते हैं, ये दोनों के दोनों डायरेक्शन अलग अलग है ना। जो P फोर्स अप्लाई हुआ है वो OA डायरेक्शन में है, और जो Q फोर्स अप्लाइड हुआ है वो OB डायरेक्शन में है, लेकिन इनका रिजल्टेंट जो आ रहा है वो रिजल्टेंट इधर को जा रहा है, इसके अपने पैरेललोग्राम, यानी आप हिंदी वाले जितने भी मीडियम्स हैं वो समझते होंगे, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं इसे। सो ये जो इसका डायगोनल है ना, जहाँ पे मैंने ग्रीन बताया, रिजल्टेंट इसका इधर जा रहा है, R फॉर रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स वही नेट फोर्स की बात कर रहा हूँ, कैपिटल F की बात कर रहा हूँ। यहाँ कैपिटल F ना लिख करके मैंने R लिखा हुआ है, क्योंकि रिजल्टेंट वर्ड थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होगा, तो आप नेट फोर्स बोलिए चाहे रिजल्टेंट फोर्स कीजिए। अब ये इसी डायरेक्शन में क्यों गया, आप थोड़ा सा एक पोजीशन में आपको समझाता हूँ, आप समझ पाएंगे R इधर क्यों किया गया। देखिए, लेट्स से एक इस तरह का गेम है जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कुछ लोग हैं जो एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, इधर भी फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इधर भी फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो लेट्स से इधर का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, मोर है, ज़्यादा है। ठीक है, और इधर थोड़ा सा लेस है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट इधर डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब मैंने एक काम किया कि बीच में एक यहाँ से और रोप यानी रस्सी को जोड़ दिया, और उसमें फोर्स मैं इधर से लगाने लगा। ठीक है, इधर को। अब ये कुछ भी फोर्स था, तो ओवरऑल आपकी शिफ्टिंग अभी तक किधर हो रही थी, इधर की तरफ। अब इसने भी आपको इधर खींचना शुरू किया, तो ओवरऑल आप किधर जाओगे, ना तो इधर ही जाने लायक होगे ना ही इधर ही जाने लायक होगे, तो इन दोनों के मिडिल का रास्ता आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आप उधर ही खींचे चले जाओगे। ठीक है, तो आप सही से देखो, तो ये वही आपका क्या है, रिजल्टेंट। जी जो मैंने बोला है ये खेल खेल में भी होता है, आप चाहे तो एक बार एक्सपीरियंस कीजिएगा, करके देखिएगा इसको। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, अब एक काम और भी मैं कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इस लाइन को, OA लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा आगे कर लेता हूँ, यहाँ तक, वहाँ तक मैंने बढ़ाया इसे जहाँ पे C पॉइंट से मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकूँ 90 डिग्री। ठीक है, और इसे कुछ और नेम दे देता हूँ, लेट्स से इसे D दे देता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट को मैं D दे देता हूँ। ठीक, अच्छा, इस तरीके से देखा जाए, एक चीज़ और, क्या, मैं थोड़ी देर के लिए कुछ एंगल बना लेता हूँ कि P और Q, ये जो आपका एंगल है इतना, वो अल्फ़ा है, इतना एंगल क्या है, अल्फ़ा। और P और R के बीच में, यानी P और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल है उसे मैं थीटा बोल देता हूँ। ठीक है, अब जो आपका एंगल है, एंगल BOA दिख रहा होगा आप सभी को, इसे अल्फ़ा ही कहते हैं। वैसा ही सेम एंगल होगा CAD, दोनों के दोनों अल्फ़ा होंगे कि नहीं देख लीजिए, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी आपका अल्फ़ा ही होगा, है ना। क्लियर है। अब इसके बारे में थोड़े से वर्ड्स आपको लिखने होंगे, क्या, मैं वर्ड्स भी आपको बताता हूँ, क्योंकि थ्योरी में आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा ही। देखिए, आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, इफ़ टू फोर्सेस P and Q are applied on a point of a body, मतलब किसी एक पॉइंट पे लगा हुआ है, ऑफ अ बॉडी। ठीक है, बाय द टू एडजेसेंट sides of a पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम, इतना आपने लिख लिया। ठीक है, देखिए इस प्रूफ में मैं थ्योरी सारी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपकी वीडियोस मिलेंगी उसमें जितने भी थ्योरी होंगी मैं उसको आपको पहले से समझा दूंगा, और उनका जो मेरे पास जो नोट्स हैं, जो हैंड रिटन नोट्स हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको ये देखने में वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और जल्दी जल्दी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
इतना मैंने लिख दिया क्योंकि प्रूफ है ना, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं फिर, और अब चलते हैं प्रूफ समझते हैं। वो थ्योरी तो आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपका जो आर है वो इसके डायगोनल की तरह शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इन ट्राइंगल सी ए एंड डी, सी ए डी में बात करते हैं। सी ए डी में आपने बात किया, ज़रा ध्यान से देखिएगा। सी ए डी में एंगल कितना है, सी ए डी, ये जो आपका यहाँ पे स्मॉलर ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा दोनों की बात करूँ थोड़ी देर के लिए, चलिए पहले कॉस अल्फ़ा की बात कर लेता हूँ। तो कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सो बेस क्या है यहाँ पे, ए डी है, और हाइपोटेनस यानी ए सी है। आपको पता होना चाहिए ए सी की डायरेक्शन और ओ बी की डायरेक्शन सेम है, तो ए सी भी आपका क्या है, क्यू है, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे ए डी मैं लिख दे रहा हूँ और ए सी के प्लेस पर क्यू लिख दे रहा हूँ। सो यहाँ से ए डी अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू कॉस अल्फ़ा। अब इसी में ज़रा साइन अल्फ़ा भी निकाल लो, तो साइन अल्फ़ा क्या होगा भाई, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, इसी ट्राइंगल में साइन अल्फ़ा की वैल्यू हो गई आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी सी डी अपॉन ए सी। अब सी डी पता है कि हमको, नहीं सी डी तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ए डी कितना है, सॉरी ए सी कितना है, ए सी आपका क्यू है, ठीक है। सो यहाँ से आपका सी डी कितना फाइंड आउट हुआ, सी डी इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फ़ा, चलेगा, ठीक है। इसको भी मैं बॉक्स में कर देता हूँ। इतना तो क्लियर है भाई, प्रूफ अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, रिजल्टेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब मैं बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इन ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी आपको दिखा देता हूँ। देखिए कहाँ पे है सी ओ डी, दिख रहा है आपको, देखिए सी ओ डी आपका ये है, सी ओ और डी, ये बड़ा सा ट्राइंगल है, ठीक है, ये बड़ा सा ट्राइंगल है। तो इसमें क्या होगा, मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए 90 डिग्री बने हुए हैं। तो जब पाइथागोरस आप लगाओगे तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, है ना। चलिए देखते हैं। सो क्या लिखा हमने, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। ओ सी स्क्वायर आपका रिजल्टेंट है जो आपका डायगोनल था। ओ डी कितना था, आपको ओ डी दिखाता हूँ एक बार फिर से। देखिए ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस है कितनी, इसको ओ ए प्लस ए डी लिख सकते हैं। और ओ ए की वैल्यू है पी, और ए डी की वैल्यू आपने यहाँ पे अभी फाइंड आउट की है, ये देखिए ए डी की वैल्यू यहाँ पे। तो यानी अगर मैं लिखना चाहूँगा ओ डी के प्लेस पे पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा। चलिए देखते हैं ओ डी के प्लेस पे क्या लिखना है, पी प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर कितना था, सी डी तो अपना क्यू साइन अल्फ़ा आया था, उसका भी मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे, होल स्क्वायर यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा कितना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, सॉरी क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा, और आपका ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर है और यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। ये आपका रिजल्टेंट का स्क्वायर है। आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करोगे तो अंडर रूट के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, दैट इज़ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा। सो ये आपका प्रूफ आ गया, ठीक है, प्रूफ आ गया रिजल्टेंट का जब भी दो फोर्स अप्लाइड होते हैं। देखिए अब उसी सेम ट्राइंगल में अगर मैं टेन थीटा की बात करूं, दिखाता हूँ टेन थीटा कहाँ पे था, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका थीटा कहाँ पे बना था, सही से देखिए तो ये ट्राइंगल आपका सी ओ डी दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका टेन थीटा, थीटा है ना,
तो टेन थीटा की बात करते हैं। टेन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे सी डी हो गया और बेस आपका ओ डी हो गया। ठीक है, देखते हैं। इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी आपका सी डी था, है ना, और बेस कितना था अपॉन ओ डी। तो सी डी कितना था, सी डी की वैल्यू रख देते हैं, और ओ डी कितना था उसकी भी वैल्यू रख देते हैं। तो हो कितना गया, सी डी आपका था क्यू साइन अल्फा, है ना, और ओ डी कितना था, और अपन में ओ डी कितना था अभी हम लोग ने फाइंड आउट किया था, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो आपका टेन थीटा भी आ गया क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, ये भी एक प्रूफ हो गया। अब देखिए यहाँ से कुछ रिलेशन और मिलते हैं जो आपके एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सो वो नोट में आप लिख सकते हो। रिजल्ट्स क्या है समझते हैं। केस नंबर 1 है, रिजल्ट नंबर 1 है। क्या रिजल्ट्स है, देखिए जो नंबर 1 है आपका, अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो दोनों फोर्सेस थे जो मैंने कुछ इस तरीके से अप्लाई किए थे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अल्फ़ा एंगल था, है ना, ऐसे तो था, ये पी था आपका, ये क्यू था। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोल दूं कि ये दोनों 90 डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री कैसे बनाएंगे भाई, देखिए ऐसे तो नहीं बनेगा 90 डिग्री, यानी इस तरीके से अप्लाइड हो रहा है, ऐसे 90 डिग्री बना करके, है ना। 90 डिग्री जब बनाएंगे तो होगा क्या, तो हम लोग क्या करें, जो आर का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू आपका है अंडर रूट में जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे आप 90 रख देंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। सो ऐसे केस में रिजल्टेंट कितना आया आपका, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप लोग ने ये पढ़ा हुआ है पहले, लेकिन बीएससी की कोई बात नहीं है इसमें, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी रिजल्ट्स होते हैं शॉर्ट आंसर्स वो याद रखने चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे केस में सिंपली क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा आपका अंडर रूट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, देखिए जो आपका केस नंबर 2 है, या रिजल्ट नंबर जो 2 है, केस नहीं लिख कर रिजल्ट नंबर 2 की बात करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू 0 कर दें, ठीक है, 0 डिग्री कर दें, तो क्या डिफरेंस क्या आने वाला है, देखिए डिफरेंस यही आएगा आपका, रिजल्टेंट क्या होगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड कॉस 0। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और अंडर रूट में आपको क्या मिलेगा फिर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये तो फॉर्मूला बन जा रहा है भाई, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस क्यू होल स्क्वायर बन गया वो तो, और आपको पता है स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये सिंपली बाहर आ जाएगा, है ना। अभी के दोनों के बीच में एंगल 0 कब होगा भाई, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो समझिए बात को। देखिए P इस तरीके से P अप्लाइड हुआ, और Q जब कुछ एंगल होता तो इधर बनता भाई, ये अल्फ़ा एंगल। अभी कह रहे हैं अल्फ़ा की वैल्यू 0 कर दी मैंने, तो भाई 0 आप कर दोगे तो होगा क्या, 0 कर दोगे तो सिंपल सा है, वो जो हमारा फोर्स है वो भी इसी लाइन में अप्लाइड हो जाएगा, मतलब P भी उधर ही अप्लाई हो रहा है, Q भी उधर ही अप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है जब एक ही डायरेक्शन में बात होती है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, ऐसे करके मैंने बताया था नेट फोर्स F1 F2 F3 करके, तो जो F बना था, रिजल्टेंट बना था, जो नेट फोर्स निकला था, उन दोनों के एडिशन के बराबर निकला था। तो ये चीज़ तो हम लोग को पहले से ही पता था कि रिजल्टेंट यहाँ पे एडिशन में निकलेगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है बात, ठीक है, तो वो तो रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकलने वाला था। अच्छा, अच्छी बात है। एक और आपको कह सकते हैं आप, यहाँ पे इसी का अगर हम थीटा की बात करते हैं, टेन की बात कर लूँ, अगर टेन का जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है, टेन थीटा की अगर बात कर लूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था, टेन थीटा का फॉर्मूला क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। सो क्यू साइन अल्फा यानी क्यू साइन 0, ठीक है, तो इसमें क्यू कॉस अल्फा प्लस अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 0, तो भैया वो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ओवरऑल ये 0 ही आएगा। तो थीटा की वैल्यू देखिए यहीं पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही आ रही है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो थीटा की वैल्यू 0 प्रूव भी हो गई, आप कह सकते हो। अल्फ़ा 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, बड़ी ही अच्छी बात है, ये एमसीक्यू में बन सकता है ये, कि जब भी अगर आपका दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 0 होता है, तो किसी एक फोर्स
है ना, और उसके रिजल्टेंट के बीच का एंगल भी ज़ीरो ही होगा। बड़ी अच्छी बात है। थर्ड केस देखते हैं, एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा इसे। अब देखिए, अगर मैं अल्फ़ा को 180 डिग्री कर दूं, मतलब ये क्या हो गया, देखिए दिखाता हूँ आपको। अल्फ़ा को 180 डिग्री कर रहा हूँ तो होगा क्या, देखिए पॉइंट यही था, एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है पी वाला, और दूसरा फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है क्यू वाला, तभी तो भाई दोनों के बीच में अल्फ़ा 180 बनेगा, है ना। यानी जस्ट अपोजिट होगा ये तो अपोजिट में आप सीधी सी बात सोचिए, अपोजिट में आपको क्या करेगा, देखिए दोनों अपोजिट साइड में। अच्छा आप सोचिए, थोड़ी देर के लिए मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था कि रस्सी खींच वाला जो एक गेम होता है, अगर इधर पावर ज़्यादा है अपने पास, इधर कम है, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे होते हैं, है ना, अल्फा 180 डिग्री होता है, ये उसी का एग्जांपल है। सो अगर इधर पावर ज़्यादा है तो आप इधर ट्रांसफ़र हो जाते हो, यानी ये पॉइंट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर पावर कम है तो ये पॉइंट इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। सो यही चीज़ यहाँ पे भी है, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 180 डिग्री है, सो क्या करना होता है, देखिए फॉर्मूला वही है, आपको उसी फॉर्मूले में रिजल्टेंट में ही रखना है, रिजल्टेंट में रखते हैं। सो आर क्या था, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq एंड कॉस 180 डिग्री। आपको पता है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अंडर रूट तो -1 होगी तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये तो डिफरेंस वाला फॉर्मूला बन रहा है, p माइनस क्यू होल स्क्वायर, है ना। और जब आप स्क्वायर से रूट को कैंसिल करते हो तो p माइनस क्यू निकल के आता है। अच्छा ये बताइए, केवल p माइनस क्यू आएगा, नहीं, आप इसे q माइनस पी का होल स्क्वायर भी तो कर सकते थे, ओ आर, है ना, क्योंकि भाई a माइनस बी स्क्वायर करो चाहे b माइनस ए स्क्वायर, बात एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, चाहे ये लिखो चाहे वो लिखो, दोनों में से कोई एक ही होगा, है ना, या तो ये वाली लाइन होगी या तो ये वाली लाइन होगी, है ना। इसी तरीके से चाहे ये वाली लाइन होगी चाहे ये वाली लाइन होगी। तो मैंने वही तो बात की यहाँ पे, जिधर पावर ज़्यादा होगा उधर ही हमारा आंसर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मतलब इन दोनों में से दोनों ही आंसर हो सकते हैं। और p माइनस क्यू कब होगा, जब p की वैल्यू q से बड़ी हो, और जब q माइनस p कब होगा, रूट में से निकलने के बाद जब q की वैल्यू p से बड़ी हो। तो मुझे एक तरीके से डिफरेंस हो जाता है, जब भी दो चीज़ें एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में खींची जाती हैं तो जिधर पावर होता है उधर की तरफ उतने ही डिफरेंस से खिंचाव आपका यू कैन से दैट कि उतने ही खिंचाव से खिंच जाता है जो बचा हुआ आपका पावर होता है ना, ठीक है। सो ऐसे केस में एक केस और है सिंपल सा, फोर्थ, जब पी और क्यू दोनों सेम हो। देखिए केस नंबर 4 में अगर हम पी और क्यू को इक्वल ले लें, इफ़ पी एंड क्यू आर सेम, तो क्या होगा भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला देख लीजिए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर के प्लेस पर भी पी स्क्वायर ही लिख दे रहा हूँ, प्लस 2pq यानी p इंटू पी इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। सो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज 2p स्क्वायर, और ये भी आपका 2p स्क्वायर ही है, कॉस अल्फ़ा हो गया। अब 2p स्क्वायर कॉमन ले लोगे, अगर आप 2p स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हो, सो 2p स्क्वायर कॉमन आया, 1 प्लस कॉस अल्फ़ा बचा, ठीक है। और आप p रूट 2 को बाहर थोड़ी देर के लिए ले लो, ठीक है। और ये रूट के अंदर 1 प्लस कॉस अल्फ़ा है ना, आप कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, सो 1 to 1 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2 एक यहाँ पे एक अंडर रूट 2 यहाँ पे, तो मिलकर 2 हो गया, p हो गया, और कॉस अल्फ़ा बाई 2 भी बाहर आ गया। तो आपका रिजल्टेंट जब दोनों के दोनों सेम होते तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2 इंटू पी या क्यू में से कोई भी लिख सकते हो आप, चाहे तो ये लिख लो फॉर्मूला, चाहे आप 2q कॉस अल्फ़ा बाई 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका ये हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये चारों केसेस जितने भी बनते थे मैंने सारे बना दिए, और दीज केसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब करना क्या है, ध्यान से सुनते हैं। देखिए रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ फोर्स, मतलब पी और क्यू जो आपके फोर्सेस थे, अगर मैं उनको आर की डायरेक्शन में रिजॉल्व करना चाहूँ, तो रिजॉल्व मतलब होता है पी और क्यू की डायरेक्शन मैंने चेंज करके आर की डायरेक्शन में करनी चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा समझते हैं। रिजॉल्व मतलब होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज करना किसी दूसरे की डायरेक्शन में। अब देखिए थोड़ी देर के लिए आप
ट्राइंगल की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। इन ट्राइंगल OCA, जरा थोड़ा सा आप लोग ट्राइंगल आपने पढ़ा हुआ क्लास 10 में, थोड़ा सा लगाते हैं। आप देखिए एंगल्स देखते हैं थोड़ी देर के लिए। एंगल COA तो थीटा है, ठीक है। उसके बाद ज़रा आप ये बताइए एंगल जो आपका है CAO क्या होगा। CAO ये वाला एंगल जो है ये कितना होगा। वैसे CAO जो है वो स्ट्रेट लाइन में अगर पाई में से मैं अल्फ़ा माइनस कर दूं तो वो CAO हो जाएगा। और तीसरा एंगल जो आपका मैं बात करूं OCA, मतलब इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, तो ये आप देखोगे 180 में से सबको माइनस करोगे तो ये एंगल कितना आएगा। 180 में से तीनों को आप लोग माइनस कर लोगे, ठीक है, तो आएगा क्या, अल्फ़ा माइनस थीटा। अब ये मैं आपको बता भी देता हूँ ये कौन सी प्रॉपर्टी से मैंने डायरेक्टली अल्फ़ा माइनस थीटा लिखा है। देखिए ट्राइंगल अगर हम OCA की बात करें तो आप देखिए एंगल ये जो COA है वो थीटा है, ठीक है, और आपने CAO को पाई माइनस अल्फ़ा बोला हुआ है, और बचा कौन सा एंगल, केवल OCA बचा ना, OCA। और ये तीनों एंगल का सम कितने के बराबर होता है, पाई यानी 180 के बराबर होता है। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब एंगल OCA जब जैसे ही आप फाइंड आउट करोगे तो थीटा और अल्फ़ा दोनों को राइट हैंड साइड भेजोगे तो पॉजिटिव ये हो गया और नेगेटिव हो गया, इसलिए ये आ गया, ठीक है। वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये जानते हो, थोड़ा सा इसे कर लेना है आपको, ठीक है। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, उससे हम लोग बोल। अब इस ट्राइंगल में जिसकी बात की OCA में एक रूल है, मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। अभी तक आपने साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक केवल राइट एंगल ट्राइंगल में यूज़ किया है। अब ये जो एंगल CAO है ट्राइंगल जो है आपका, ये 90 डिग्री नहीं है इसमें कोई भी एंगल। सो यहाँ पे यूजिंग साइन रूल, आपको साइन रूल बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। साइन रूल ऐसे मैं आपको समझाऊँ तो क्या होता है, देखिए कोई भी ट्राइंगल, लेट्स से कोई भी ट्राइंगल है, यही ट्राइंगल है, ठीक है, मैंने ऐसे ले लिया। अब इसके कॉर्नर्स मैंने ABC नेम रख दी है, ठीक है। अब क्या करना है, ध्यान से सुनेगा। लेट्स से ये एंगल जो है आपका थोड़ी देर के लिए ये अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल आपका बीटा है, ठीक है, ये एंगल आपका गामा है, ठीक है। और आपकी जो BC की लेंथ है, जो BC है वो लेंथ मान लेते थोड़ी देर के लिए A है, ठीक है। AC की लेंथ थोड़ी देर के लिए B है और AB की लेंथ थोड़ी देर के लिए C है। तो साइन रूल क्या कहता है, आप किसी भी एंगल का साइन ले लो, यानी अगर मैं ऐसे करता साइन अगर अल्फ़ा करता या साइन, हाँ ठीक, साइन अल्फ़ा करता तो साइन अल्फ़ा के जस्ट सामने, अल्फ़ा के जस्ट सामने कौन सी साइड है, BC, तो यहाँ पे BC की लेंथ लिखता, यानी यहाँ पे क्या लिखता, BC की लेंथ यानी मैं A लिखता, इक्वल टू साइन B, साइन बीटा कर लेता तो बीटा के सामने जो लेंथ है वो लिखता है जो कि B है, और तीसरी जो लाइन है, तीसरा जो एंगल है साइन गामा, और उसके सामने जो हमारी लेंथ है वो C है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द साइन रूल। अब साइन रूल जो हर तरीके के ट्राइंगल्स में लग सकता है, चाहे वो 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो, राइट एंगल हो या ना हो, कोई भी ट्राइंगल होगा सब में लग सकता है, ठीक है। तो साइन रूल यहाँ पे तो समझ लिया है। अच्छा साइन रूल को हम इस ट्राइंगल OCA में कैसे लगाने वाले हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आपको नोट्स में मैं इसे सेंड कर दूंगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे कैसे साइन रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए एंगल जो आपका ये वाला था, जो मैं बात करूँ ऐसे लिखता हूँ, देखिए साइन ऑफ एंगल COA, COA देख लीजिए कहाँ पे है, COA आपका यहाँ पर है, ठीक है। COA ये एंगल थीटा की बात हो रही है, तो थीटा के सामने जस्ट कौन सी साइड है, CA है ना, CA लिख दूँ, ठीक है, CA इक्वल टू साइन ऑफ एंगल, फिर मैं लेता हूँ OCA, OCA के सामने जो साइड है वो OA है, देख लीजिए OCA, इसके सामने ये जो एंगल है इसके सामने हमारी साइड कौन सी, OA। वैसे आप क्लियरली समझिए जो एंगल लिख रहे हैं उसमें मिडिल वाला छोड़ करके ये दोनों मिला दीजिए जो साइड बन जा रही है ना, तो ये OA हो गया। अच्छा ठीक है, इक्वल टू तीसरा एंगल कौन सा बचा, OAC, साइन ऑफ एंगल OA और C, तो यहाँ से पक्का साइड कौन सी बनने वाली है, OC, बीच का मिडिल का
एंगल हटा दीजिए, ओ सी बचा। अब सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, चलिए मैं आपको रख के दिखाता हूँ। ठीक है, सी ओ ए मैं पुट करने वाला हूँ साइन सी ओ ए यानी थीटा, और थीटा के सामने जो आपकी लेंथ थी वो सी ए थी। आपने सी ए क्या फाइंड आउट, सी ए क्या था, क्यू था। ठीक है, देखिए ज़रा, अब इसके बाद जो एंगल था ओ सी ए कितना है देख लीजिए, ओ सी ए यहाँ निकाला हुआ है अल्फ़ा माइनस थीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन ओ ए जो है आपका साइन अल्फ़ा माइनस थीटा अपॉन, अपॉन में क्या लिखना था, ओ ए क्या है भाई, ओ ए तो आपका पी है, तो उसे भी रख लेते हैं। ठीक है, पी है। और जो लास्ट एंगल था आपका साइन पाई माइनस अल्फ़ा था ना, और उसके अपॉन में क्या था, उसके अपॉन में आपका आर था। मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जो पाई माइनस अल्फ़ा आपका कहाँ था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ना पाई माइनस अल्फ़ा, इसके सामने कौन सा एंगल कौन सा लेंथ है, ओ सी यानी आर है। ठीक है, देखिए, ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब जो सॉल्व हो सकता है थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। साइन पाई माइनस अल्फ़ा क्या होता है भाई, साइन पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू मैं रख सकता हूँ, ये हो गया आपका साइन थीटा बाई क्यू, ये आपका अल्फ़ा माइनस थीटा, अल्फ़ा माइनस थीटा को अल्फ़ा ही माइनस थीटा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपॉन पी, और ये पाई माइनस अल्फ़ा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और पाई पे कोई चेंज नहीं होता, साइन अल्फ़ा ही रह जाएगा अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए आर रिजल्टेंट है, आर के टर्म्स में हमको रिजॉल्व करना था ना, पी और क्यू को आर की डायरेक्शन में लिखना था ना। सो एक बारी मैं इसको ले रहा हूँ इसके इक्वल, और एक बार इसको ले लूँगा इसके इक्वल, तो ठीक है, तो होगा क्या फिर, सो क्यू की वैल्यू कितनी आने वाली है, देखिए मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, सो क्यू इज इक्वल टू क्या होने वाला है, आर साइन थीटा अपॉन साइन अल्फ़ा। थोड़ा सा आप इधर इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, और अगर मैं इस वाले पार्ट को ले रहा हूँ, सो यहाँ से P क्या निकल के आने वाला है, P इज इक्वल टू आर साइन अल्फ़ा माइनस थीटा होल अपॉन साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये रिजॉल्व पार्ट है P और Q के, किन के टर्म्स में, R के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में और अल्फ़ा के टर्म्स में। तो ये तीनों के तीनों रिजॉल्व पार्ट आपके सामने आ गए। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की हो गई है। ये आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये चल रहे हैं, एक वीडियो और आएगी मेरे ख्याल से, 1 से 2 वीडियो। इन जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उन सब का हैंड रिटन PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, आप लोग वीडियोस को जितने ज़्यादा लोग देखते हो, लाइक थोड़े कम लोग करते हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग लाइक तो कर दें एटलीस्ट, और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कहानी समझ में आया। ठीक है, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स में, जो लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ 2-3 दिन पहले, और मैंने अभी से स्टार्ट किया है, तो आप उसे शेयर कर दें जितना ज़्यादा हो सके, और बाकी तो चलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से आपके अपने चैनल मैथवेद पर। थैंक यू।